हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो आज बात करेंगे हम आरआरबी जेई, एसएससी जेई और अदर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। विच ऑफ फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट दैट द फ्रेम इज़ ए परफेक्ट फ्रेम। तो दोस्तों बता दें, आपका परफेक्ट फ्रेम के लिए कंडीशन होती है नंबर ऑफ़ मेंबर इक्वल टू 2j-3, जहाँ m होता है नंबर ऑफ़ मेंबर और j होता है नंबर ऑफ़ जॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें आपको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए दोस्तों, यही कंडीशन होती है। जैसे हम मान लीजिए चेक करना चाहें परफेक्ट फ्रेम है या नहीं, तो मान लीजिए हमने ये ट्रायंगुलर फ्रेम लिया और इसमें आप काउंट कर पा रहे हो, इसमें 3 मेंबर हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हो गया इक्वल टू m इक्वल टू 3। राइट हैंड साइड की बात करें, जिस इसमें जॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 जॉइंट हो गए दोस्तों। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बात करें, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो आपका हो गया 3। आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका ये एक परफेक्ट फ्रेम है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इफ़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर एलॉन्ग सेम लाइन देन द फोर्सेज आर सेड टू बी। दोस्तों जब भी आपके कई फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही हो, तो वो बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेज। एक ही लाइन में हो दोस्तों, उसको बोलते हैं कोलिनियर फोर्सेज। बात करें, आंसर आपका ए है। कोप्लेनर फोर्स क्या होते हैं दोस्तों, सारे फोर्स एक ही प्लेन में हो। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है तो सभी फोर्स सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही हों, तो वो होता है कोप्लेनर। करंट की बात करें दोस्तों, ऐसे फोर्स ऑफ सिस्टम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं दोस्तों, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, वो होते हैं करंट फोर्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द टोटल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेज इन एनी वन डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन दैट डायरेक्शन, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो होता है तो हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है दोस्तों। मोमेंट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों फोर्स क्या होता है आपको बता देना चाहूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब हमारा फोर्स जीरो होगा दोस्तों, तो हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट आएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों यही कहना चाह रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक कपुल प्रोड्यूसेस डैश टाइप ऑफ मोशन। सबसे पहले बात करें कपुल होता है क्या दोस्तों, कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लग रहे हों तो वो कपुल फॉर्म करते हैं दोस्तों। और कपुल क्या करता है कि रोटेशन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, रोटेशनल मोशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इफ़ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन अ रिजिड बॉडी देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट, द स्टेटमेंट ऑफ। तो दोस्तों अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि अगर फोर्स जीरो हो रहा हो तो लीनियर मोमेंटम का जर होता है, उसी प्रकार अगर टार्क जीरो हो रहा हो, टार्क होता आई इंटू ओमेगा। अगर टार्क आपका जीरो हो रहा हो तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सों का जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट देयर प्लेन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको बोलते हैं वेलोसिटी। बट अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें दोस्तों, तो वो होता है आपका एक्सीलरेशन। मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो होता है इम्पल्स। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। एक एक देखते हैं दोस्तों। पहला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन रफनेस ऑफ स्मूथनेस। तो दोस्तों ये सही करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर से कांस्टेंट रेशियो टू नॉर्मल रिएक्शन। दोस्तों यही म्यू होता है, ये भी सही है। जो रेशियो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस। दोस्तों ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपका इनकरेक्ट पूछा था, सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अ ब्लॉक ऑफ वेटिंग 20 किलो न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। दोस्तों कुछ ऐसा है आपका इंक्लाइनेशन, ये थीटा डिग्री है जो आपका 30 डिग्री। दोस्तों ये कोई ब्लॉक रखा है, जो हम जानते हैं कि ये mg नीचे लगेगा और ये आपका थीटा ही आता है दोस्तों। तो आपका ये हो जाएगा mg cos थीटा ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जो पैरेलल हो जाएगा ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो आपका यही पूछ रहा है दोस्तों पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, तो हो जाएगा आपका mg हो जाएगा 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 किलो न्यूटन। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये थीटा कैसे आता है। जैसे आप ये एंगल थीटा हो गया, अगर ये mg है तो ये आपका हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है तो आपका ये हो जाएगा थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ एरिया फ्रॉम इट्स एक्सिस। दोस्तों ये होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसी को बोलते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इफ़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है दोस्तों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, सॉरी अपॉन g होता है दोस्तों, ये हो गया यू स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों इसमें। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। अब मैक्सिमम रेंज कब मिलती है दोस्तों, जब आपका थीटा 45 डिग्री हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि अभी दोस्तों हमने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर।
इसकी वैल्यू होती है। तो आप यूनिट ढूंढ लेंगे, मास की होती है केजी, आर की होती है रेडियस या डिस्टेंस या मीटर का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा दोस्तों केजी इंटू मीटर स्क्वायर। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट दैट इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ 3 concurrent forces ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन 2 अदर। दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, ये लामी थ्योरम होता है। लामी थ्योरम क्या होता है कि कोई भी 3 फोर्स कॉनकरेंट हो, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हों, तो उनके बीच F1 जो फोर्स दोनों के बीच जो एंगल बनाएगा, F2 जो अदर 2 के बीच में एंगल बनाएगा, और F3 जो, तो उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। आपका हो जाएगा F1 बाई साइन अल्फ़ा, F2 बटे साइन बीटा, F3 बटे साइन गामा। तो आपका आंसर था लामी थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, जब कोई ब्लॉक हो, रफ सरफेस पे रखा हो और हम फोर्स लगाएं, तो वो मैक्सिमम फोर्स जिस पे ब्लॉक चलने की स्थिति में हो, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो आपका दोस्त हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बॉडी व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स इन ए वायर मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज कैरिंग फोर्स 20 किलो न्यूटन। दोस्तों आपका कुछ ऐसा बोल रहा है, कोई ब्लॉक है और ये टेंशन रस्सी खींची जा रही है जो कि आपकी 60 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से। ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा दोस्तों, ये आपका 20 किलो न्यूटन है। तो आपको बता दें, इसका कंपोनेंट लेंगे एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा हमारा 20 cos 60। आपका cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ें, ए ब्लॉक ऑफ 10 kg इज हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड ब्लॉक इज 0.2। आपका म्यू की वैल्यू दिया है दोस्तों 0.2। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड, द ब्लॉक शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। दोस्तों ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि आपका कोई रफ सरफेस पे रखा हुआ है ब्लॉक, 10 kg का है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी mg डायरेक्ट। तो आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 10 इंटू 9.81। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 19.28 के समथिंग, जो कि आपका 10 न्यूटन से काफ़ी ज़्यादा है। ये 10 न्यूटन से ज़्यादा है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए न, इतना नहीं लगेगा दोस्तों, 19.21। ये फ्रिक्शन फोर्स आपका 10 ही न्यूटन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होता है जब तक हम उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा ना लगाएं। अगर हम 10 न्यूटन का ही लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन ही होगा। अगर 15 न्यूटन लगाएंगे तो 15 न्यूटन ही होगा। जब तक हम 19.281 फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ना लगा दें तब तक हमारा फ्रिक्शन फोर्स उसी के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारा 19.28 लग गया तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगी। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको
सही से समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। जितना हम अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, इन ए फ्री बॉडी डायग्राम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहती है कोई फोर्स ट्रांसमिट किया जा सकता अपने लाइन ऑफ एक्शन के अलांग। जैसे कोई फोर्स यहाँ अप्लाई है तो आप इसको लाइन ऑफ एक्शन के अलांग यहाँ भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये होता है स्लाइडिंग वेक्टर। हम स्लाइड करा सकते हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, बट सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ बॉडी। दोस्तों इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है, कंजर्व रहता है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर इन इलास्टिक की बात करें, इन इलास्टिक में ओनली आपका लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व होती क्योंकि लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, What term used for a combined effect of all forces on a body। दोस्तों इसको बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट को। मान लीजिए हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो वो होता है आपका लोड। कई फोर्स को मिला के जो रिजल्टेंट मिलता है उसको हम कंबाइंड इफेक्टली बोल सकते हैं लोड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट। दोस्तों ये होता है टार्क। जब भी हम बात करें फोर्स की तो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहीं अगर बात करें टार्क की तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंट का मोमेंटम। तो हो जाएगा आपका टार्क अप्लाइड बाय फ्लूइड। टार्क दोस्तों क्या होता है आर इंटू एफ। तो आपका हो गया ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर। दोस्तों डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल होता है, ये आपका डायनेमिक्स में यूज होता है। इसका ये प्रिंसिपल है कि किसी बॉडी को हम एक इनर्शिया फोर्स लगा के रेस्ट इक्विलिब्रियम मिलाते हैं, उसको हम स्टैटिक मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए बॉडी इस एक्सीलरेशन से आपका राइट की तरफ मूव कर रही है तो हम उसको एम मास की बॉडी है तो हम एक इनर्शिया फोर्स एफ इनर्शिया फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं, जिससे बॉडी को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाते हैं और फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट टू स्टैटिक प्रॉब्लम। आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द टेंशन इन केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट इज मोर व्हेन लिफ्ट। दोस्तों इसमें भी आपका डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल लगता है। जैसे मान लीजिए कोई लिफ्ट है और ये टेंशन केबल है जिसमें टेंशन है, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से तो इस पे इनर्शिया फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन m इंटू ए और इसका मास होगा कुछ लिफ्ट का तो mg। तो आपका t बराबर अगर हम समेसन ऑफ एफ वाई करें तो t बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। जैसा कि आप देख पा रहे हैं t ग्रेटर है। अगर बात करें हम अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो क्या होगा एक्सेलरेशन ए से तो आपका इनर्शिया फोर्स ऊपर लगेगा ma और mg आपका नीचे लगेगा तो आपका t हो जाएगा mg माइनस ma, जो कि
आपका लेस है ऊपर जाने से, तो आपका आंसर हो जाएगा मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आपका आंसर डी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इफ़ मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ डबल देन इज काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले दोस्तों मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, हाफ एम बी स्क्वायर। अगर हम m से ऊपर और m से नीचे डिवाइड कर दें तो आपका हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई m। तो आपका हो जाएगा k क्या हो जाएगा दोस्तों, p स्क्वायर बाई 2m। p जहाँ है मोमेंटम आपका, तो अब मोमेंटम को 2 गुना किया जा रहा है तो आपका k क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा 2 को, तो आपका हो जाएगा b क्वाड्रपल, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड इनर्शिया लॉ। तो दोस्तों ये होता है आपका फर्स्ट लॉ जो बोलता है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, नो एक्सेलरेशन कांस्टेंट से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्टेट में ही रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। बात करें सेकंड लॉ की दोस्तों, तो ये होता है, बोलता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या होता है दोस्तों, एक्शन रिएक्शन का आपका लॉ होता है कि कोई भी बॉडी पे अगर एक्शन लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगाएंगे तो वो उतना ही रिएक्टिव फोर्स लगाएगी दूसरे बॉडी पे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इफ़ u1 and u2 are velocity of approach of two moving body in same direction and their corresponding velocity to separation are v1 and v2, then the coefficient of restitution। दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिफाइन करते हैं। ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा दोस्तों v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। दोस्तों आप कहेंगे आपने u1 माइनस u2 नीचे क्यों लिखा, इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा दोस्तों। जब अगर कोई ये बॉडी दो मास की बॉडी है, अगर ये u1 वेलोसिटी से जा रही है और ये दूसरी वेलोसिटी u2 से जा रही है, अगर आप कोलिजन तभी होगा जब u1 बड़ी हो u2 से, तभी जाके ये कोलाइड होगा दोस्तों। इसीलिए मैंने नीचे लिखा था u1 माइनस u2। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दोस्तों, लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। द साइंस विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडीज सच दैट बॉडीज आर एट रेस्ट इज कॉल्ड। जब भी बॉडी आपके रेस्ट होती है उसका एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक्स दोस्तों, स्टैटिक्स। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। डायनेमिक क्या होती है दोस्तों, डायनेमिक होती है जब मोशन में हो। डायनेमिक में 2 प्रकार का आता है आपका, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ओनली मोशन का जैसे वेलोसिटी एक्सीलरेशन का ही स्टडी करते हैं, जबकि काइनेटिक्स में हम काज भी ढूंढते हैं, जैसे फोर्स को भी मेजर करते हैं और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो ये रहे 26 क्वेश्चन दोस्तों, आपका पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।